शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम द हिंदू के साथ में। द हिंदू की जो पहली खबर आई है वो केरल से आई है। केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से इस्तीफे की मांग करी है। कम्युनिस्ट पार्टियों के निशाने पर राज्यपाल आ गए हैं। केरल के गवर्नर ने ट्वीट करके 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा है। इन 9 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को 24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया था। इसी को हम देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में, क्या है मामला ये पूरा का पूरा। अब जब केरल के गवर्नर ने इस प्रकार का कदम उठाया है तो उनके खिलाफ में प्रदर्शन चालू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉक्टर राजश्री एमएस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। शुरू में क्या हुआ, राजश्री एमएस की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर यूजीसी के मुताबिक खोज समिति को वीसी के पद के लिए कम से कम 3 योग्य व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन राजश्री के मामले में केवल उनके नाम की सिफारिश करी गई। मतलब कि 3 लोगों को सिलेक्ट करना था ना, 3 लोगों में से एक को बनाना था। तो इन्होंने क्या काम करा, एक ही व्यक्ति को, ज़्यादा कोई सिलेक्शन नहीं लिया गया, एक को ही बना दिए। इसी के चलते चलते वीसी के इस्तीफे से जुड़ी ये घोषणा सत्तारूढ़ एलडीएफ द्वारा नवंबर में राज्यपाल के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा के कुछ घंटे बाद आई थी। कई प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहा जाता है, आरएसएस के समर्थकों को जगह देने के लिए कि उन वो लोग जिनको खड़ा करेंगे, वो लोग जिनको चाहते हैं, आरएसएस से रिलेटेड कोई जान पहचान वाला आदमी, तो उनको खड़ा करने के लिए राज्यपाल केरल विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों को हटा रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया। इसके साथ साथ में एलडीएफ की बात करें, 15 नवंबर को राजभवन के बाहर केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगा। ये निर्णय आज एलडीएफ द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया था। आगे बताया जा रहा है, ये जो एजेंडा है ना, इसको मेजोरिटेरियन से जोड़कर देखा जा रहा है, बहुवाद जिसको कहा जाता है। द गवर्नर्स ऑर्डर सरप्राइज्ड द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट। इस निर्णय ने जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट है उसको सरप्राइज में डाल दिया। एंड हार्डन्ड इट्स रिजॉल्व, इस और ये जो इस रिजोल्यूशन लेके आ रहा था उसने इसको और भी ज़्यादा कठोर बना दिया है, टू रजिस्ट वाट इट व्यूड एज द राजभवंस अटेम्प्ट टू इम्पोज द आरएसएस हिंदू मेजोरिटोरियन एजेंडा ऑन केरलास हायर एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पर बात वही कही जाती है कि जो हिंदू मेजोरिटेरियन है आरएसएस, उसके एजेंडा को केरल के हायर एजुकेशन में थोपा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है किसके ऊपर, राज्यपाल के ऊपर। इसके अलावा फ्रंट पेज से एक और यदि न्यूज़ हम देखें ऐसे मोटे मोटे तौर पर, तो भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था कल T20 वर्ल्ड कप का। ये भारत का भी पहला ही मैच था, पाकिस्तान का भी पहला ही मैच था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे लास्ट गेंद पर भारत को जीत मिली है। बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी ये मैच था। लास्ट गेंद में एक गेंद में 1 रन लेना था, ठीक है। तो लास्ट गेंद में ही इंडिया को जीत मिली थी। विराट कोहली ने लगभग 80 के लगभग रन बनाए थे और इसी के कारण ऐसा हो पाया कि इंडिया पाकिस्तान को हरा पाई, नहीं तो ये काम बिल्कुल मुश्किल में हो गया था। तो वर्ल्ड कप की ही ये न्यूज़ आई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एफसीआरए एक्ट से संबंधित। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए शॉर्टकट में इसको कहा जाता है। तो जो एफसीआरए कानून है ना, एफसीआरए कानून अलाउ करता है किसी भी एनजीओ को कि वो फॉरेन से चंदा ले सकता है, फॉरेन से सहायता ले सकता है और लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है, अपना काम चला सकता है, अपने वर्करों को सैलरी दे सकता है, अपने स्टाफ का संचालन कर सकता है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है, कुछ एनजीओस ऐसे भी होते हैं जो सरकार के लिए तकलीफ, सरकार के लिए कांटा बन जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि अब ये इन एनजीओ को हम अपनी मुट्ठी में कैसे करके रखें। इसके लिए सरकार एफसीआरए एक्ट में कंटिन्यू बदलाव करते ही जा रही है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कोई भी एनजीओ के चलते चलते हम सत्ता से बाहर हो जाएं,
हमारी कमियां ये एनजीओ दिखाते रहें। तो जो एफसीआरए एक्ट है, ऐसे एनजीओ जो कि फॉरेन से चाहते हैं कि फॉरेन से हमें चंदा मिले, तो उनको एफसीआरए कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। दूसरे नंबर की बात यह है, कहीं से भी पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ पर जमा होगा? आपको सबको अपना अकाउंट खुलवाना होगा दिल्ली की एसबीआई की मेन ब्रांच में। ठीक है। इस प्रकार से कुछ कुछ प्रावधान तो ऐसे ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार की एनजीओ को काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ में पहले उनको काफ़ी कुछ छूट रहती थी, जैसे कि मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, मेरे पास में 100 रुपया विदेश से आया है। 100 रुपया में, अब वो मेरे ऊपर है ना कि मैं कहाँ खर्च करूँगा, कितना खर्च करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन सरकार कह रही है कि आप अब जो है अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए, अपना ऑफिस चलाने के लिए, अपने वर्करों को सैलरी देने के लिए भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करोगे। ठीक है। आपको पूरा का पूरा जो खर्चा है वो जिस उद्देश्य से आप स्थापित करे हो एनजीओ को, वहाँ पर लगाना होगा। इस प्रकार से एकदम टाइट कर दी है नियमों को। तो एफसीआरए जो कानून है कंटिन्यू न्यूज़ में रहा था, हम पहले भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो एफसीआरए एक्ट है, इनेक्टेड किया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976। 1976 की इमरजेंसी के दौरान इसको इनेक्टेड किया गया था, एमिड एप्रीहेंशन दैट फॉरेन पावर्स वर इंटरफीरिंग इन इंडियाज अफेयर बाय पंपिंग मनी इनटू द कंट्री थ्रू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो रहा था उस टाइम में? इस कानून को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उस टाइम में भारत के जो पड़ोसी देश थे, वो पैसा भेज रहे थे कहाँ? भारत में। एनजीओ के माध्यम से पैसा भेजे जा रहे थे और उस पैसा को फिर टेरर फंडिंग में यूज़ किया जा रहा था या फिर गलत गतिविधियों में यूज़ किया जा रहा था। इसके चलते चलते सरकार को अपनी नकल कसनी पड़ी थी। दीज कंसर्न वर इन द फैक्ट इवन ओल्डर। ये आज के नहीं, ये काफ़ी पुराने हैं। दे हैड बीन एक्सप्रेस्ड इन पार्लियामेंट एज अर्ली एज इन 1969। 1969 में भी ये आवाज़ पार्लियामेंट में उठी थी। एम की यदि हम बात करें, ये जो ला लाया गया है, ये रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन को टू इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन, चाहे वो मैं रहूं या फिर मेरा कोई ग्रुप रहे, दैट दे फंक्शन इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनको ऐसा काम करना है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता, अखंडता है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ही हमें काम करना है, किसी भी एनजीओ को लेकर के ये बात कही गई है। एक बात यहाँ पर और बताई जाती है कि कहाँ कहाँ पर आप पैसा ले सकते हैं और कहाँ पर पैसा नहीं ले सकते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये कानून मना करता है रिसीप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। इलेक्शन के लिए आप पैसा नहीं ले सकते। जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के लिए नहीं ले सकते। मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बेयरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर। तो इनको यहाँ पर मना ही किया गया है इस कानून के अंतर्गत में। कुछ न्यू गाइडलाइंस दी गई हैं बैंक को इस कानून को लेकर के। एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज न्यू दिल्ली ब्रांच, एसबीआई की नई दिल्ली की ब्रांच, एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है जितने भी एनजीओ हैं कि वे रिसीव करेंगे फॉरेन फंड, पार्टिकुलरली डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एट स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज न्यू दिल्ली ब्रांच वाज इंसर्टेड। मतलब कि यदि मुझे पैसा लेना है फॉरेन से तो मेरा अकाउंट नई दिल्ली में होना चाहिए। अब यदि मेरा अकाउंट यहाँ नई दिल्ली में है तो बिल्कुल सरकार की नज़रों में मैं रहूँगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है, मुझे दिक्कत भी जाएगी, मुझे नई दिल्ली जाना पड़ेगा अकाउंट खुलवाने के लिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। और दूसरी बात यह है, सरकार ना कई सारे एनजीओस को की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देती, जो कि अच्छा सामाजिक काम करते हैं। लेकिन सरकार को जब लगता है नहीं, ये हमारी बुराई बताने लगे, ये हमारी एकदम जानकारी खोद खोद के निकाल रहे हैं, तो उस टाइम में फिर उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करना चालू कर देती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है।
जैसे कि आज हम न्यूज़ में देखने वाले हैं, न्यूज़ में बताया जा रहा है एफसीआरए लाइसेंसेस ऑफ 2 एनजीओस हेडेड बाय सोनिया निक्स्ट। बताया जा रहा है गांधी परिवार से संबंधित जो 2 एनजीओ थे, उनके लाइसेंस को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये कानून। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दिया है एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन को ऑफ 2 एनजीओस हेडेड बाय फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। इसके हेड कौन थे? सोनिया गांधी थी। ओइंग टू इरेगुलरिटीज, रीजन बताया गया है कि ये इरेगुलरिटीज दिखा रहे थे, इसके चलते चलते हमने ऐसा किया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सैंडलवुड के कल्टीवेशन से संबंधित। सैंडलवुड जिसको चंदन का पेड़ कहा जाता है, चंदन के पेड़ की जो कि सुगंधित पेड़ माना जाता है, औषधि गुणों से भरपूर है। भारत में इसकी खेती की जाती है। तो इसकी खेती, इसका कल्टीवेशन, इसका एग्रीकल्चर किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, न्यूज़ में इस बात को बताया जाता है। इसमें कहा जा रहा है व्यावसायिक रूप से जो चंदन की खेती की जा रही है, उसमें इनविजिबल डिजीज का कहर हमको दिखाई दे रहा है। भारत का गौरव कहलाने वाला चंदन आज खतरा इसके लिए बढ़ते जा रहा है, क्योंकि घातक चंदन स्पाइक रोग, एसएसडी जिसको कहा जाता है, जो अब तक वन क्षेत्र तक ही सीमित था, जहाँ पर वन है, जहाँ पर चंदन के पेड़ पौधे हैं, वहाँ तक ये रोग था। लेकिन आज के टाइम में ये प्राइवेट सेक्टर में भी फैलना चालू हो गया है, जहाँ इस सुगंधित पेड़ की खेती व्यावसायिक आधार पर की जा रही है। एक अध्ययन से ये पता चला है कि ये जो आदृश्य रोग है, जो चंदन के पेड़ों को मिटा रहा है, संक्रमित पेड़ों के बीजों के माध्यम से फाइटोप्लाज्मा नामक रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की उपस्थिति के माध्यम से फैल रहा है। क्या नाम रखा गया है? फाइटोप्लाज्मा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे के सहयोग से बेंगलुरु स्थित IWST इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक अध्ययन किया गया था। इसमें SSD के वाणिज्यिक खेतों में प्रसार के लिए इस घटना को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। आप ये देखोगे, हम इंडिया के मिलिट्री एंगेजमेंट में तेज़ी के साथ में इंक्रीज़ देख रहे हैं। ठीक है। कहाँ पर? इंडियन ओशियन रीजन में एंड द इंडो पैसिफिक रीजन में। एग्जाम्पल के तौर पर मालाबार नवल एक्सरसाइज इंडिया कर रहा है, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड यूएस है। इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय जापान इन नवंबर। होस्ट कौन करेगा? जापान करेगा, नवंबर के महीने में। वहीं यदि हम देखें इंडिया यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इज सेड टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड अर्ली नवंबर। नवंबर के महीने में इसकी शुरुआत होने वाली है। युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाली है। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम रेडी हो गया है कि वो सपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग किसकी? इंडियन जेट इंजन्स की। ऐसा कहना है एनवॉय का, वहाँ के राजदूत का। मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर जॉइंट कोलेब्रेशन, एलेक्स एलिस यूके हाई कमिश्नर इन इंडिया सेड वाट इंजन मेकर रोयल रॉयसी इज रेडी टू डू। कंपनी का नाम क्या है? रोल्स रॉयसी। ये तैयार हो गई है इस काम को करने के लिए। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी टू सपोर्ट इस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सपोर्ट पूरा पूरा प्रोवाइड कर रही है। इज द इंडिजनाइजेशन ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडियन जेट इंजन। मतलब कि अब भारत में हो सकता है जो जेट इंजन है हमारे देश में ही अब बनना चालू हो जाएंगे। भारत अपने यहाँ पर बनाएगा, उस देश से टेक्नोलॉजी भी ले लेगा, फिर भारत अपने खुद से बनाने लग जाएगा और दूसरे देशों को बेचना चालू कर देगा। एफसीआरए कानून से संबंधित जो न्यूज़ आई थी, उसमें जो 2 एनजीओ का उल्लेख किया गया है, उनके नाम हमको पता होने चाहिए। वो एनजीओ कौन कौन से हैं? ठीक है, वो है राजीव गांधी फाउंडेशन, शॉर्टकट में RGF बोलते हैं, एंड राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको RGCT कहा जाता है। देखिए, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था 15 जून 2020 को, जब राहुल गांधी sharpened his attack accusing the government of
सरेंडरिंग टेरिटरी टू द चाइना। उस टाइम में राहुल गांधी बहुत आरोप लगा रहा था, बहुत एकदम शार्प क्रिटिसिज्म कर रहा था कि इंडिया अपनी टेरिटरी को सरेंडर कर रहा है चाइना को। इंडिया बिल्कुल भी खुलासा नहीं कर रहा है कि चाइना ने हमारी कितनी इंच ज़मीन हड़पी है या फिर वो कितने आगे आ गया है। तो रूलिंग बीजेपी हैड accused द टू कांग्रेस लिंक्ड एनजीओस ऑफ रिसीविंग फॉरेन फंड्स फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट इन 2005-6। और उसी समय फिर राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाना चालू कर दी। 2005-6 के दौरान आपके दो एनजीओ जिससे आप संबंधित थे, उन्होंने क्या काम करा था? कांग्रेस से पैसा लिया था। आपका संबंध कांग्रेस आपका संबंध जो है चाइना से, आप चाइना से पैसा ले रहे हो और हमें देशभक्ति दिखा रहे हो, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जाता था। इसके बाद वाली न्यूज़ जो है दोस्तों, हम इसरो से संबंधित देखने वाले हैं। इसरो के द्वारा एक बार फिर से काफ़ी सारे उपग्रहों की लॉन्चिंग की गई है, उससे संबंधित ये न्यूज़ आई है जिसका वीडियो हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ये देखिए किस प्रकार से इसरो के द्वारा सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। Boosters, each carrying 205 tons of HTPV-based propellant. Plus 1 minute. Action time 126.6 seconds. They develop a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum. Is to L110 core stage currently thrusting. L110 stage performance normal. This is powered by the Earth storable propellant UH-25 as fuel. अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। मिशन, जिसे LVM-3M2 मतलब वन वेब इंडिया वन नाम दिया गया है, ने वन वेब कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को भेजा है। ये GSLV MK3 रॉकेट का पहला व्यावसायिक परीक्षण था। मतलब अब इसरो कमाई भी करने लगा है, व्यावसायिक तौर पर उसने प्रक्षेपण कर दिया है, जिसे अब हम LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है। M2 का मतलब है ये रॉकेट का दूसरा मिशन था। रॉकेट द्वारा ले जाया गया उपग्रह। ये प्रक्षेपण लंदन स्थित कंपनी वनवेब और अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही क्या आता था, अपना इसरो अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। आज के टाइम में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बनाते जा रही, जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी वनवेब हो गई, इसके साथ साथ में एक हमारे यहाँ की कंपनी हो गई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। दोनों के बीच में इसरो के LVM-3 बोर्ड पर वनवेब लियो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों का हिस्सा था। वनवेव एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है जिसमें भारत के भारती इंटरप्राइजेज, जिसको एयरटेल कहते हैं, एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक भी है। भारती इंटरप्राइजेज के मालिक सुनील भारती मित्तल रॉकेट के प्रक्षेपण के समय इस मुख्यालय में मौजूद थे। यदि हम देखें वर्तमान टाइम में, तो LEO 8 टन उपग्रह और 40,000 किलो वजन वाले उपग्रहों को जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट GEO 2 में भेज सकता है। LEO की बात करें
जो कि निम्न पृथ्वी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जो पृथ्वी की सतह की अपेक्षाकृत काफ़ी करीब मानी जाती है। ये आमतौर पर 2000 किलोमीटर की हाइट पर होती है, लेकिन पृथ्वी से 160 किलोमीटर करीब तक हो सकता है। इसरो की यदि हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में।